कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड लिया है या फिर करना चाहते हैं तो फोन उठाइए और सवाल पूछिए। अपना नंबर नोट कर लीजिए, 02223001634 हमारा नंबर है, या एक और नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 02223001635 और आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। आज हमारे साथ शो में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, हमारे साथ है पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और गेहूं के एक्सपोर्टर राजू खंडेलवाल हमारे साथ है। आप तीनों ही खास मेहमानों का स्वागत करते हैं कमोडिटी शो में। लेकिन शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से हम करने वाले हैं और ये है गेहूं के एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई। दरअसल तुर्की ने भारत से एक्सपोर्ट हुए 56,000 टन से भी ज्यादा गेहूं को लौटा दिया है और दरअसल तुर्की ने इसमें एक बीमारी रुबेला वायरस होने की चिंता जताई है। आपको बता दें कि सरकार ने घरेलू दाम को काबू में करने के लिए 14 मई को गेहूं एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। आखिर पूरा मामला क्या है, बताने के लिए हमारे साथ है गेहूं एक्सपोर्टर राजू खंडेलवाल जी। राजू जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। सबसे पहले हम आपसे ये पूरा मामला समझना चाहते हैं कि तुर्की ने गेहूं वापस भारत को कर दिया है, ये क्या है पूरा मामला? ये कुछ अभी तक जितनी समाचार मिला है, जितनी न्यूज मिली है, उसके आधार पर मैं आपको स्वाति जी ये बताता हूँ कि इसमें रुबेला वायरस की कोई शिकायत की है फाइटोसैनिटरी की तरफ से, और ये रुबेला वायरस का पहले से कभी सुना नहीं गया और किस कारण से इसमें कुछ बताते हैं कि इसमें कुछ खांसी जुकाम या कुछ ऐसा हो जाता है, इस वजह से टर्की ने ये वापस किया है। लगभग 56,000 समथिंग का ये जहाज है आईटीसी का, और निसंदेह कंपनी को बहुत बड़े लॉसेज होंगे इससे, और मतलब इतना बहुत बड़ा लॉसेज के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैम जब जाता है माल और उसके बाद वापसी लौट के फिर आ रहा है, कितनी बड़ी परेशानी से कंपनी गुजर रही होगी, मैं इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं। लेकिन अगर इसके बारे में कुछ ना कुछ अधिकारियों को यहाँ पे कुछ इसके बारे में वहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहिए, या ये किसी तरीके से कहीं और ये माल जा सके, इसकी कोई कोशिश करनी चाहिए। हमारी इंडिया गवर्नमेंट को कुछ सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। बताइए आप, इतनी दूर जाने के बाद में भी और वो माल वापस आए, ये बहुत प्रॉब्लम के कारण। बिल्कुल, 56,000 टन से भी ज्यादा गेहूं को लौटा दिया है तुर्की ने। हो सकता है बाकी देश भी इस तरीके का कोई फैसला ले इसके बाद। ये कितना बड़ा कंसर्न है इस वक्त? बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण है। हालांकि आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर है। इसमें गुडविल भी खराब होती है, खासकर इंडिया की गुडविल खराब होती है कि साहब इसका यहाँ पे ये जो गेहूं गया है इसमें रुबेला वायरस होता है। तो ये हमें ऊपर के स्तर पे इसे सॉर्ट आउट कराना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। ये वास्तव में मतलब इसमें सरकार की कुछ सहायता की जरूरत है और होनी चाहिए इसकी सहायता जी। अभी फिलहाल एक्सपोर्ट को लेकर ग्राउंड सिचुएशन क्या है, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ। अभी ताजा स्थिति है क्या? मैम लगभग आप मान के चलिए कांडला और मुंद्रा पोर्ट पर ही लगभग मान के चलिए लगभग 15 लाख टन गेहूं वहां पे अभी पड़ा हुआ है, और लगभग डीजीएफटी ने पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेश के और रैक्स में जैसे माल जाते हैं बहुत सारे, या और बहुत सारे पोर्ट से माल जाते हैं, उन सबको लगभग 15 लाख टन के लगभग 14-15 लाख टन की उन्होंने आरसी दी है। लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट से भी कहीं ना कहीं कुछ अड़चने आ रही हैं, उनको क्लियरेंस पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो बस बहुत असमंजस की स्थिति है पूरे देश में कि मतलब सभी एक्सपोर्टरों के पोर्ट पे सब लोगों के स्टाफ, पूरी टीम वहां पे पड़ी हुई है। किसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लियरेंस मिल जाए और ये माल आगे लदान हो जाए। कम से कम जो माल पोर्ट में पड़े हुए हैं उनकी लदान होना, उनको लोड होना बहुत जरूरी है। बहुत जी, बहुत धन्यवाद करेंगे फिलहाल। जी, आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर को बहुत ज्यादा परेशानी है, किस तरीके से मामला सुलझा लिया जाए ये आप उम्मीद करें। राजू खंडेलवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करेंगे। तो तुर्की ने भारत का 56,000 टन से ज्यादा गेहूं लौटा दिया है। वजह बताई जा रही कि रुबेला वायरस है गेहूं में। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जरा सोने चांदी की तरफ जरा नजर डालें। आज हमने देखा सोने में गिरावट और भी बढ़ी है। एमसीएक्स पर सोना 50,400 तक लुढ़का है।
और सोने में 400 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। चांदी भी कमजोर हुई है, 500 की से ज्यादा की कमजोरी देखी जा रही है। एमसीएक्स पर चांदी 60,600 के नीचे फिसली है। कॉमेक्स पर सोना जो है वो 1,830 के डॉलर के नीचे लुढ़का है। कॉमेक्स पर जो चांदी है वो $21.5 के नीचे लुढ़की है। तो सोने चांदी में गिरावट बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। और सबसे पहले सोने चांदी में इस वक्त किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, मैं सबसे पहले बीरेन जी आपसे समझना चाहती हूँ। सोने में फिलहाल अभी भी हम देख रहे हैं कुछ सोने की चाल कमजोर ही नजर आ रही है, क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप? वैसे सीमित दायरे का कारोबार है, बहुत ब्रॉडर वे में देखे तो ये शायद पिछले 2 साल से हम बार बार इसको निरंतर 1780 और 1880 1900 के बीच देखते हैं। इंडियन टर्म्स में मैं ऐसा मानूंगा कि 50,200 नियर टर्म सपोर्ट है, फिर 50,000 साइड में 200 और 51,700 का रेजिस्टेंस है, और टेम्पररी शॉर्ट टर्म के बेसिस पे 50,200 के आसपास बाइक और 50,700 का हम टारगेट रख सकते हैं। 2-3 दिन का ये व्यू है। ओके भाविक जी, चांदी भी काफी ज्यादा सुस्त नजर आ रही है। सोने में तो खरीदारी की राय दे रहे हैं बीरेन जी, लेकिन चांदी पर आपकी स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या रह सकती है? स्वाति जी देखिए, चांदी अगर आप देखें तो गैप डाउन ही ओपनिंग हुई है, और अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव देखें तो अभी भी मुझे थोड़ी बहुत वीक ही दिख रही है, क्योंकि बेस मेटल्स के पे बात करें तो बेस मेटल्स में भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है, और ओवरऑल भी सोने के कंपेयर में चांदी काफ़ी अंडर परफॉर्म की है। तो चांदी आज मुझे लग रहा है कि बीच के चलना चाहिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 61,050 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 60,200 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 61,600 का। चलिए, तो सोने चांदी पर कमजोरी काफी ज्यादा गहराई है। 3 महीने के निचले स्तर पर हमने देखा ग्वार वायदा पहुंचा। ग्वार सीड का जो भाव है 5,750 के नीचे लुढ़क गया है। ग्वारगम जो है 11,000 के नीचे लुढ़क गया है, और 3 हफ्ते के निचले स्तर पर जीरा और हल्दी भी है। जीरा के भाव की बात करें 21,000 और हल्दी का भाव 7,900 के नीचे है। ऊपरी स्तरों पर एग्री कमोडिटीज में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वैसे सामान्य मॉनसून के अनुमान से सेंटिमेंट भी काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। एग्री कमोडिटी में कोई खास स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से बीरेन जी? यहाँ जो आपने बात कही वो सही है कि मॉनसून के हिसाब से सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर हुआ है, कि टाइमली मॉनसून है, नॉर्मल रेंज है, उसके हिसाब से जिसको बाय ऑन फैक्ट सेल ऑन रिवर्स कहे, इस तरह का मार्केट है। और सभी एग्री प्रोडक्ट्स में बास्केट सेलिंग की स्थिति है, मीन्स स्पाइसेस भी कमजोर, कॉटन कमजोर है, ऑयल सीड्स कमजोर है, कैस्टर सीड भी कमजोर है, तो हर चीज में, इवन गवार भी कमजोर है। तो हर चीज में जो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, तो इसमें अब जो शॉर्टेज वाली कमोडिटी है उसको पकड़ना चाहिए, और जो वेल सप्लाइड कमोडिटी है उसमें शॉर्ट जाके लॉन्ग शॉर्ट मैक्रो का कॉम्बिनेशन ऐसे समय में करने का मौका मिलता है। बिल्कुल भाविक जी, आपकी कोई खास स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल एग्री कमोडिटी में, कोई टॉप पिक्स आपकी तरफ से जो देना चाहेंगे? जी, गोवा से जून है वो अगर हमने देखा कि 12 वीक के लो के ऊपर है, बट फिर भी अभी जैसे आपने बताया कि सेंटिमेंट थोड़े वीक हैं, क्योंकि आईएमडी ने जो वेदर फोरकास्ट की है रेनफॉल की वो नॉर्मल की है, और उसकी वजह से भी अगर अभी देखें तो सोइंग सीजन भी स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से भी एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके भी थोड़े प्राइसेस डाउन आ सकते हैं। तो अराउंड 5860 से 5900 का जो 20 जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे आता है, तो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूँगा। 5670 जो फरवरी का लो है वो टारगेट रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6050 का। बिल्कुल, एक कॉलर से इस वक्त हम बात कर रहे हैं राजस्थान से। अनिल जी हमारे साथ हैं अपना सवाल पूछने के लिए। बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में। बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर नमस्कार, मेरा सवाल वीरेन जी से है कि आज शाम को इंट्राडे के हिसाब से कॉपर में क्या करना चाहिए? वीरेन जी इंट्राडे के हिसाब से कॉपर में स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं। करंट लेवल से शॉर्ट करना चाहिए। ये जो स्क्रीन पे मैं जो प्राइस देख रहा हूँ 77,475, इस लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। 780 का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
टारगेट कहीं भी आप 766, 69, 766, 769, 771 ऐसा कुछ रख सकते हो। चलिए, कॉपर में बेचने की सलाह है बीरेन जी की। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर चौधरी जी हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका। बताइए क्या सवाल है आपका। थैंक यू मैम। मेरा सवाल भाविक जी से है। आज शाम की ट्रेड में क्रूड में क्या करना चाहिए? शाम के सत्र में क्रूड में क्या स्ट्रैटेजी रहे भाविक जी? देखिए, क्रूड नियरली अच्छा खासा रैली हमने देख चुके हैं और आई थिंक जो यूरोप बैंड लेने वाले हैं एट द एंड ऑफ द ईयर सैंक्शंस रशिया के सामने, वो भी कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो चुका है। आई थिंक नेकेड फ्यूचर शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी भी थोड़ा रिस्की और वॉलेटिलिटी है, बट आई वुड सजेस्ट कि ऑप्शन के वाया आप ट्रेड कर सकते हैं कि जहाँ पे 15 जून का 8900 का जो पुट है वो करंटली चल रहा है अराउंड 350, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं 450 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 290 का। चलिए, तो क्रूड पर बात हुई। क्रूड पर स्ट्रैटेजी के बाद राजस्थान से एक और कॉलर हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका। क्या है आपका नाम और सवाल बताइए। हेलो, नमस्कार सर, सवाल पूछिए। पवन जी, सवाल पूछिए। क्रूड में मैंने 8000 वाली पुट ले रखी है, इसी पूरे वाली मैं क्या करूं? क्रूड पर स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं? हाँ जी बीरेन जी। मैं क्रूड ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ और समझ भी नहीं आता है मुझे ज़्यादा। भाविक जी बेटर है, उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है क्रूड पे। ओके, भाविक जी क्रूड पर स्ट्रैटेजी आपसे समझेंगे। देखिए, मैंने जब तक सुना उन्होंने बोला कि 8,000 का उन्होंने पुट खरीद के रखा है। आई थिंक 8,000 का पुट अगर पहले से खरीद के रखा है तो काफ़ी लॉस में हो गया और मुझे नहीं लग रहा कि इनफैक्ट एक्सपायरी के टाइम भी उनके प्राइसेस में पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है। बट हाँ, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर नया पोजीशन उनको लेना चाहिए तो जैसे मैंने रिकमेंड किया है कि 8900 का जो पुट है अभी फिलहाल 350 चल रहा है, तो वो बाय कर सकते हैं 280 के स्टॉप लॉस से और टारगेट रख सकते हैं 450 का। एक और कॉलर हमारे साथ है तरुण वर्मा। बहुत स्वागत करते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी तरुण जी, सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं गोविंद शर्मा तरीन में। हेलो जी हाँ, मेरा सवाल जी सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए सर। 65,000 कब तक हो जाएगी? पहले इस कार्यक्रम में बताया था आपके कि बहुत जल्दी 65 से 66,000 होगी। ओके, चांदी 65,000 कब तक होगी? बीरेन जी। 2 साल में कम से कम हमने 7-8 बार 70,000 भी देखी और 60,000 भी देखी। हर 6 महीने में ये दोनों भाव आते रहते हैं, 60,000 भी और 70,000 भी। हर 6 महीने में मैंने पिछले 2.5 साल से देखा है। बट इंस्टेंट जो उनकी डिमांड है कि 65,000 कब आए और जल्दी आ जाए, ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। फिर भी अगर जून की मीटिंग जो फेड की है उसमें रेट कट कम आया या तो नहीं आया तो हमें भी अच्छा सा बाउंस आया है। बट इतनी एंटिसिपेटरी रेट की मीटिंग जो है 18-19 तारीख, उसके पहले नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर। फरीदाबाद से नवनीत एक और कॉलर हमारे साथ है। नवनीत जी, स्वागत करते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने 239 में एल्युमिनियम बाय किया है, एकदम सडनली गिरा है, तो इसके लिए आगे क्या फील करना चाहिए? हमें होल्ड रखना चाहिए? 239 में एल्यूमिनियम में इनकी खरीद है। भाविक जी क्या करें अभी? आई थिंक अगर बाउंस आता है तो निकल ही जाना चाहिए क्योंकि अगर टेक्निकली भी देखें तो 237, 238 के नीचे ब्रेकडाउन आया है और अभी उनका जो सपोर्ट आ रहा है वो 229 का ही है। तो आई थिंक 228 के स्टॉप लॉस से आपकी पोजीशन बनाए रखिए और अगर ऊपर आ जाता है वो वापस से 236 या 237 तो आपकी पोजीशन निकाल लीजिए क्योंकि अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाके और बाउंस बैक आ सकता है। अगर 228 ब्रेक करता है तो आपकी जो भी पोजीशन है वो निकल जाएगी। बिल्कुल। गुजरात से कल्पेश जी से भी करते हैं बात, लेते हैं उनका सवाल। कल्पेश जी स्वागत करते हैं। क्या है आपका सवाल? मैडम, मेरा सवाल है कि नेचुरल गैस में अभी क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में स्ट्रैटेजी समझना चाह रहे हैं बीरेन जी।
इंट्राडे के हिसाब से 658 660 के आसपास शॉर्ट जा सकते हैं। 671 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट में हम 635 आसपास रख सकते हैं। ये सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से करें और ट्रेड आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। यूपी से विकास जी से भी बात करते हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। क्या है आपका सवाल? मैडम, मैं चांदी के बारे में पूछना चाहता हूँ। करंट रेट पर चांदी ऊंचे भाव तक कब तक आएगी और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इसमें? चलिए, चांदी पर एक और सवाल मैं आपसे जानना, भाविक जी, क्या चांदी पर स्ट्रैटेजी रखें? चांदी पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अभी तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 200 या 300 पॉइंट की रैली आ सकती है इवनिंग सेशन, जब तक ये मार्केट कॉमेक्स का ओपन होता है। तो वहाँ से हम देख रहे हैं कि 61,200 61,300 पे काफ़ी रेजिस्टेंस है। तो 61,200 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं। 61,700 या 800 के स्टॉप लॉस है और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 60,400 का। तो यहाँ से 200 या 300 रुपए ऊपर जाती है तो वहां से शॉर्ट करने के रिकमेंडेशन है। रामलाल जी इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ हैं। चलिए अभी फिलहाल कॉलर से थोड़ी देर में बात करते हैं। चने पर मैं बीरेन जी आपसे जानना चाहती हूँ, चने में अभी फिलहाल कोई स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से क्या किया जाए? फिजिकल डिमांड काफी कमजोर है और वैसे चना ही नहीं, हर दलहन में मीन्स उड़द, मूंग, तो सभी में बेहद कमजोर डिमांड है। एक कारण ये भी है कि समर मंथ है और हीट वेव काफी सीवियर है इस बार, तो उसके हिसाब से कंजम्पशन ड्रॉप हुआ है। थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेशन नंबर्स के परचेसिंग पावर जो कम होता है उसके कारण भी हुआ है। चने में शायद 5-7 साल में इतना कमजोर मार्केट मैंने शायद नहीं देखा होगा कि एमएसपी से 1000 रुपया नीचे है फिर भी बिल्कुल ही नहीं है। जी, एक और कॉलर हम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। जोधपुर से प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्ते वीरेन जी और भाविक जी। मैं ये जानना चाहता था कि ये जो अभी जैसे कुछ दिनों पहले न्यूज भी आई थी, जैसे कि धनिया 18,000, गंवार 8,000, जीरा 25,000, ये सब चीजें हकीकत में होगी इसी साल होगी या मतलब ऐसा कुछ पोस्टपोन करने का प्लान है? मुझे तो अभी जैसे आप जी बीरेन जी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो सही बताइए कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए आगे। बीरेन जी, क्या स्ट्रैटेजी देंगे? उनकी बात है, एक बिजनेस इवेंट में काफी वाइड फोरकास्ट हुए थे और कुछ फोरकास्ट मुझे भी अजीब लगे थे। कमोडिटी की एक खासियत ये है कि जब मार्केट क्राउडेड ट्रेड हो जाता है, मींस एवरीबॉडी एंड इज और अदर ब्रदर आर बुलिश, मींस पूरा गांव ले लेता है, तो फिर एडिशनल बाइंग पावर खत्म हो जाती है। जो अभी हमने वीट में देखा कि वीट में सुपर बुलिश सेंटिमेंट था, फिर अचानक एक्सपोर्ट्स का बाण आया तो मार्केट पानी हो गया। मींस कल तक किसी भी भाव में वीट लेना था और आज किसी भी भाव में लोगों को नहीं लेना है। ये एलिमेंट को स्पेकुलेशन में फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं कि भाई तुम ले गए और हम रह गए, तो उसी सेंटिमेंट का नतीजा है ये। जहां तक प्राइस का सवाल है तो फिजिकल में तीनों चीजों में, स्पेशली धनिया में लोगों ने एकदम एग्रेसिव बाइंग किया है, तो अब नई बाइंग की ताकत नहीं रही ट्रेड में। और थोड़ा कुछ मैं लिक्विडिटी क्राइसिस भी देख रहा हूँ कि प्राइस के हिसाब से थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन भी है स्पाइसेस में। जी, एक और कॉलर से बात करें। रूप राम जी इस वक्त हमारे साथ है। स्वागत है आपका। क्या है आपका सवाल? बताइए सर, क्या सवाल है आपका? चलिए, कांटेक्ट तो नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका सवाल। जी रूपराम जी बताइए। हेलो, मेरा सवाल मैडम कैस्टर सीड के ऊपर है और वो कैस्टर सीड पर सवाल है आपका? हाँ, कैस्टर सीड आगे 6 महीने में क्या हो सकता है, उसकी डिमांड क्या है, एक्सपोर्ट कंडीशन क्या है? अपने पास स्टॉक पड़ा है 10 टन। ओके, कैस्टर सीड पर आगे 6 महीने का आउटलुक बीरेन जी?
केस्टर में ये साल थोड़ी डिमांड शायद कम रहेगी, खास करके चाइना की डिमांड, क्योंकि वहाँ इन्वेंट्री थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ फसल कम है, लेकिन फसल 6% कम है, डिमांड 9% कम है, ऐसा अंदाजा है। तो ये देखते हुए यहाँ से शायद हम आगे गोइंग फॉरवर्ड अगर टाइमली मानसून रहा तो 7,000 का लेवल इसमें शायद ब्रेक होगा। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर कॉटन स्पेस की बात करें तो भारी गिरावट यहां पर देखी गई है। 700 रुपए की कमजोरी के साथ एमसीएक्स पर 45,400 रुपए तक लुढ़का है। कॉटन में अभी क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे भाविक जी? देखिए, कॉटन में अभी थोड़ी डिमांड डोमेस्टिक कम है, क्योंकि साउथ के अगर देखें सारे मिल्स जो है वो लोग उन्होंने लेना बंद कर दिया प्राइसेस, इतने बड़े प्राइसेस की वजह से। और दूसरा अगर देखें तो आईएमडी की फोरकास्ट हुई है तो नॉर्थ इंडिया में सोइंग अभी शुरू हो चुकी है और सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि नया क्रॉप आ सकता है। तो ये दोनों की वजह से हमने प्राइसेस में थोड़ी बहुत गिरावट देखी है, और वैसे भी अभी भी लग रहा है कि आई थिंक ये गिरावट है थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ही बढ़ चुके थे। तो अराउंड 46,200 के करीब जो 30 जून का कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे आई वुड से कि शॉर्ट कर सकते हैं, इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं या पोजिशनली टारगेट रख सकते हैं 44,500 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 47,000 का। जी, हितेश जैन एक और कॉलर हमारे साथ है, उनका सवाल लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका शो में। क्या है आपका सवाल? मैम, मैंने 8,050 में हल्दी सेल कर रखी है, 7,500 तक आ जाएगा क्या एक दो चार दिन में? बीरेन जी, हल्दी में सेल एंड होल्ड में क्या हर महीने 100-125 रुपया बदला मिलता है, ब्याज बदला, और डिसेंट रिटर्न है। तो मैं यूजुअली सेल एंड होल्ड प्रेफर करता हूँ इसमें। और हेजर के लिए वैसे भी ये काफ़ी लुक्रेटिव आइटम है। बाय एंड होल्ड इसमें मैं कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली बन जाती है। जी, एक और कॉलर से बात करते हैं। सुनील जी हैं हमारे साथ पानीपत से। बताइए सुनील जी, क्या है आपका सवाल? जी, मुझे गोल्ड पे क्वेश्चन पूछना है। अभी जैसे 50,300 का टारगेट दिया है, तो इससे डाउन साइड कितना है और अपसाइड कितना है? मतलब कि कंपैरेटिवली इस टाइम में इन्वेस्टमेंट कितनी सॉलिड रहेगी अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें, वो भी फिजिकल में? ओके, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर स्ट्रैटेजी। भाविक जी, देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करना है तो आई थिंक एनी वेयर बिटवीन 50,000 से 49,000 के बीच में आप कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि आगे के 6 महीने में थोड़ी हेडविंड्स रहेगी, तो गोल्ड में इतना रिटर्न नहीं मिलेगा ये 6 महीने में जितना एटलीस्ट लास्ट 1 या 2 साल में मिला है। बट आई थिंक ये ईयर एंड के बाद अगर नेक्स्ट 2023 की अगर बात करें तो वहाँ पर रिटर्न आ सकता है। तो अगर फिजिकल में है तो अराउंड 49,500 से 49,000 के बीच में जब भी आता है तो आप बाय कर सकते हैं, वो एक अच्छा लेवल है। बिल्कुल। बीरेन जी, आपकी कोई और टॉपिक जो आप अभी देना चाहेंगे फिलहाल एग्री कमोडिटीज से? यहाँ धनिया पे मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा 11,400 के आसपास। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप लॉस 11,800 के आसपास रहेगा। टारगेट करीबन 10,200-400 के बीच का रहेगा।